नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार के सूरतगिरी बांग्ला आश्रम में 3 दिवसीय अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम के पहले दिन उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार पहुंचकर सम्मेलन में शिरकत की। संतों ने भी राज्यपाल का स्वागत किया। बता दें कि कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण जी भी शामिल हुए। अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन में देश भर से विद्वान वेदों से जुड़े विषयों पर मंथन कर रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि विद्वानों के बीच जाकर संस्कृत के मंत्रोच्चार सुनकर उन्हें आनंद की अनुभूति हुई है और वैदिक पुराण और वेदों का ज्ञान जन जन तक पहुंचना चाहिए। जो उनका आज का संभाषण था वो केवल पढ़ने मात्र का नहीं था, आज वो दिल से बोल रहे थे, अपने हृदय से बोल रहे थे। और जैसे संकल्प आपने कहे कि आज भारतवर्ष को ये वेदों की कितनी आवश्यकता है और उसके लिए पूरे भारत से यहाँ पर अखिल भारत से बड़े बड़े वेदों के विद्वान आए हैं और वो पाठ भी कर रहे हैं और उसके बाद में आगे के कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिन बच्चों की बात कही वो अपने इसी सूरतगिरी बंगले में ही वो बच्चे पढ़ते हैं और उन्होंने वो चारों वेद पढ़ते हैं। उधर बीजेपी की भगवानपुर ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। करुणा का आरोप है कि उनके ताऊ बीजेपी से पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल हैं जो उन्हें काफी प्रताड़ित कर रहे हैं। करुणा ने बताया कि उनसे कोरे कागज पर साइन करवाए गए हैं, साथ ही उनके खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा कायम करवाने का भी काम किया गया है। बता दें कि करुणा की सरकार से मांग है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। प्रमुख बनाई उन्होंने और रखी घर में, झाड़ू लगवा, पोछा लगवा, रोटी बनवाई। उस तो किसने? इनके ताऊ जी ने, देशराज जी ने। अच्छा। हाँ। तो फिर कहना, मैंने कहा मका मेरा जाति का प्रमाण पत्र दे दो, मेरे लड़के की पढ़ाई रुक रही और मका एडमिशन हो जाएगा। कि वो तो नैनीताल है, यहाँ नहीं है, उसमें तो 2 लाख लगे हैं, इसमें जो लगा मुझे दिया नहीं है, मेरे बच्चे की पढ़ाई रहेगी। ये करादरा किसका है ये तो आप लोगों को पता लग गया होगा। हमारी पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और निश्चित रूप से बेटियों के साथ अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो किस तरह जवाबदेही बनेगी सरकार की भी और नेताओं की भी। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं देशराज कर्णवाल जी से, देशराज कर्णवाल को इस ब्लॉक में, करुणा कर्णवाल को इस कुर्सी पर सुबोध राकेश ने बिठाया है अपने बीडीसी सदस्यों के माध्यम से। ये देशराज कर्णवाल को अच्छी तरह पता है। उनको आप इस बारे में सवाल भी करना कि भाई जिस आदमी ने आपको उस व्यवस्था में लाके बिठाया आप उसी पे आरोप लगा रहे हैं। तो क्या बताऊं, मैंने तो ये सोचा था कि देखो, मुझे लगता था कि अपने जो होते हैं वो अपनों के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। मुझे तो ये था कि मेरा सब कुछ काम वही देख रहे थे विधायक जी, कि कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से अपना काम करूंगी और सभी बीडीसी मेंबरों को लेके सभी के काम होंगे, सारी जनता के जितने भी काम हैं मैं वो करूंगी। अच्छा, विवाद क्या? तो जी बस मैं क्या बताऊं, उन्होंने अपने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे इतना परेशान किया उन्होंने, मेरे घर पुलिस भेजी और जी मुझे इतना तंग कर दिया उन्होंने, मेरे ऊपर केस लगा। ये बोला कुछ नहीं था, उन्होंने बोला कि जाति प्रमाण पत्र तेरी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी का जाति प्रमाण पत्र उनके पास था। तो ताऊ पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है करुणा कर्णवाल ने। सरकार से न्याय की गुहार लगाई है और इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता भी रखी। करुणा कर्णवाल ने
जो है अपने ताऊ पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है सरकार से न्याय की गुहार लगाई। ताऊ पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। उधर राजधानी देहरादून में पिछले कुछ दिनों से लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कर अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि वह यातायात नियमों का पालन जरूर करें। बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संजीदगी दिखाई है और उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए और उन्होंने कहा कि जो लोग आदेश का पालन नहीं करेंगे तो ऐसे में लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा समिति में हमारे 5-6 अहम मुद्दे थे जिनको टाइम बाउंड करना आवश्यक था और उनके प्रस्ताव बनाने के लिए 1 सप्ताह का टाइम संबंधित अधिकारी को दिया गया है। जैसे कुछ वल्नरेबल स्ट्रेचेस हैं जहां पे प्रॉपर स्पीड ब्रेकर्स अत्यंत आवश्यक हैं, सो दैट व्हीकल्स आर फोर्स्ड टू रिड्यूस देयर स्पीड। कुछ हमारे चारों दिशाओं से कन्वर्ज होते हैं, कुछ हमारे ट्राई जंक्शंस हैं जो पब्लिक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी वल्नरेबल है। तो वहां पे इंटरवेंशन बहुत आवश्यक हैं। तो आरटीओ और एसपी ट्रैफिक अपना प्लान दे चुके हैं और उसके लिए हम मनी अलॉट कर रहे हैं। उधर जिला प्रशासन ने देहरादून के एक निजी होटल में 24 घंटे बार खोलने के आदेश को निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि 24 घंटे बार खोलने के आदेश की सोशल मीडिया और आम जनता में जमकर आलोचना हो रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन की सिफारिश के बाद आबकारी आयुक्त ने बार को दिए गए अतिरिक्त समय को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि इसको लेकर डीएम सविन बंसल ने बताया कि उनके कार्यभार संभालने से पहले ही बार को अनुमति देने का आदेश जारी हो गया था और जिसका पालन करते हुए होटल के बार को अनुमति दी गई थी, लेकिन नए निर्देशों के मुताबिक सभी बार और शराब की दुकानें 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। तो पहले जिले से रिपोर्ट रिकमेंड की जाती है एक्साइज कमिश्नर को, वो हमसे जो पूर्व प्रेडिसेसर थे उनके द्वारा की गई थी। हमारी ज्वाइनिंग से पूर्व इसकी अप्रूवल आ गई, तो इसलिए जब अप्रूवल आ गई थी तो इसलिए उनको अनुमति देनी आवश्यक थी। तो क्योंकि उनके कुछ स्टैंडर्ड्स और उनके मानक अलग होते हैं, तो ये सिर्फ प्रीमियम जो फैसिलिटीज होती हैं उसी के लिए गवर्नमेंट विचार करती है इस तरह के परमिशन देने का। उधर नगर निकाय चुनाव की सामान्य निर्वाचन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि निकाय चुनाव संबंधी सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूर्ण किया जाए। देखिए, अब क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निरंतर पत्राचार किया जा रहा है नगर निकाय चुनावों को लेकर, तो उसी संबंध में आज सभी का उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए स्ट्रांग रूम, मतदान पेटियां, वाहनों की व्यवस्था, सेक्टर मजिस्ट्रेट, संवेदनशील बूथों का निर्धारण करना, इन सब को लेकर चर्चा की गई और सभी को अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो भी पत्राचार राज्य निर्वाचन आयोग से किया जा रहा है उसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें, क्योंकि चुनाव एक महत्वपूर्ण और गंभीर प्रक्रिया है, तो इसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना हो।
यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलीथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। NPS वात्सल्य, ये किसने दिया? ये हमने दिया है। सभी चाहते हैं अपने बच्चों की आज की नहीं, कल की जरूरतों को भी पूरा करें। इसीलिए हमने चुना है NPS वात्सल्य, जो सालाना 1000 रुपए के निवेश से भी शुरू हो जाता है। NPS वात्सल्य आप 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ले सकते हैं, जो 18 वर्ष बाद खुद ही NPS अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ, हर उम्र के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिले में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक हुई और जिसमें विभागों को लेकर जो है उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया।
आपको बता दें कि जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक के दौरान पूर्व में हुई बैठक की कार्यवाही पर चर्चा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने जिला महाप्रबंधक को औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखंडों की लीज अनुबंध की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। तो वहीं उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में संचालित उद्यमों में अग्निशमन के पुख्ता इंतजाम करने और इसका स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान उद्यमियों की ओर से कालेश्वर औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज को लेकर हो परेशानी के निस्तारण की बात कही। हरिद्वार जिले में अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके बावजूद अधीनस्थ अधिकारियों की लापरवाही के चलते अवैध निर्माण थमने वासियों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ऐसे निर्माण कार्य जारी हैं। हरिद्वार में लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। आपको बता दें कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रश्मि पंत ने जानकारी दी है। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभाग ने विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें क्षेत्र में निरंतर अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रश्मि पंत ने बताया कि विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर न केवल चालान काटने तक सीमित है, बल्कि जागरूकता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। स्कूल और कॉलेजों में छात्रों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो देहरादून में हादसा हुआ जिसमें हमारे 6 युवा बच्चों की मृत्यु हुई है, बहुत ही दर्दनाक हादसा है और ये हम सब के लिए एक सबक भी है कि किस तरीके से हम बहुत सेफ गाड़ी और बहुत अच्छी सड़कों के होने के बावजूद भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं अगर हम अपने वाहन को चलाते हुए सावधानी नहीं बरत रहे। तो इस दुर्घटना के बाद हम लोग लगातार हरिद्वार में भी ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग और बिना फिटनेस के वाहनों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। बीते 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे 6 टीम्स के साथ हमने एक अभियान चलाया था। उसमें हमने 295 गाड़ियों के चालान करे हैं, 17 गाड़ियों को सीज भी किया है और इसके अलावा हमारा ये अभियान लगातार चल रहा है। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला गाड़ोवाली गांव का है, जहां पर हाथियों के झुंड ने घुसकर ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। हाथियों का झुंड खेतों और घरों के आसपास विचरण करते दिखाई दिया। ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। हालांकि वन विभाग के हाथियों को आबादी क्षेत्र से बाहर खदेड़ने के प्रयास करने में लग गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग की लचर व्यवस्था के चलते जंगली जानवरों का गाँव में प्रवेश लगातार बढ़ रहा है। उधर रुद्रप्रयाग के चंद्रनगर में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन अमरदेव साहब, जो आप ही की बेटी है, अभी बोल रही थी तो बहुत भाव के यहां से हो रही थी, मैं देख रहा था। मंच पर आसीन भाजपा के अध्यक्ष भाई महावीर पवार जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में रजा मंत्री और बहुत हमारे युवा मोर्चे के जमाने के मेरे मित्र भाई चंडी प्रसाद भट्ट जी, श्री अनिल पोखरियाल जी यहाँ के मंडल अध्यक्ष, अभी जिनके कारण से, जिनके आकस्मिक निधन से हम सब लोग इस उपचुनाव में हैं, उनकी सुपुत्री शैला रानी रावत पुत्री श्रीमती ऐश्वर्या रावत जी, उन्होंने आप सबसे आह्वान किया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लिया। हमारे लोकप्रिय विधायक
घनसाली क्षेत्र के श्री शक्तिलाल शाह जी, लोकप्रिय विधायक हमारे खराली क्षेत्र के, आप लोगों को जान भी जाएंगे। शक्तिलाल जी जरा खड़े हो जाइए, बात सब लोग देखिए, इतने दूर दूर से आए। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन सबका यहाँ पर चर्चा होना भी बड़ा जरूरी है। सब लोग आवाज में आए, लेकिन आप चंद्र नगर में आए, सब चालू होगा के लिए जरूरी है। हमारे लोकप्रिय विधायक गोपाल राम कमता जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भाई देवेश नौटियाल जी, जिनको कई हजार वोट मिले थे, छात्र में भी रहे। आज इस पूरे कार्यक्रम का संचालन करने वाले श्री सुमन सिंह नेगी जी, सदस्य जिला पंचायत, मेरे सामने बैठे हुए हमारे पूरे चुनाव में, ये भी काफी लंबे समय से यहाँ 3-4 महीने से आप सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी, शकुंतला जगवाल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष, एक बार खड़े हो गई, हमारी दीदी श्री शकुंतला देवी जी, ग्राम प्रधान खेड़ा, राम सिंह रावत जी, डीसीपी के चेयरमैन, विजय कपड़वाल जी, वाचस्पति सोनवाल जी, पंकज भट्ट जी, श्री विक्रम सिंह नेगी जी, श्री उत्तम नेगी जी, जिनके बारे में अभी बताया सचिन जी, हम सब के बहुत ही प्रिय थे, उनका गाना हम सब के लिए है। मैं उनको इस अवसर पर आज बहुत श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। श्री मंगीर सिंह चौहान जी, हमारे मीडिया के प्रभारी, श्री वीर सिंह रावत जी, हमारी माया जी और सभी यहाँ पर उपस्थित। अब मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उमा रानी जी और सभी यहाँ उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के सभी हमारे मीडिया के मित्र, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं आज सबका आप सब लोगों ने यहाँ पहुंचने पर मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सबका हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बाबा केदार की पवित्र धरती में बाबा बसु केदार। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जिसे बनाने में किसी